पानी ऊपर आता है तो घर भी ऊपर चला जाता है। तो ये तो फ्लोटिंग हाउस है। हालांकि असम में ऐसे घर हैं लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अधिकांश घर वहाँ पर बांस के ऊपर बनाए जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए असम में जो घर बने होते हैं वो बांस के खंभों के ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट पर हम आते हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल ये इस पार्ट की जान है, इस पार्ट की, इस चैप्टर की आत्मा है, क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें, उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्लाइमेट में वेरिएशन इंडिया में एक्चुअली होता क्यों है, क्लाइमेट में डिफरेंस होता क्यों है। अब इसमें तुम लोग ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को घूमते हुए देख रहे हो, पृथ्वी का झुकाव देख रहे हो जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, और जो उसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट उस पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये समर में पृथ्वी पहुंच गई है ना, और ये विंटर में पहुंच गई। तुम लोगों को केवल ये दो चीज़ ध्यान रखनी है कि समर में पृथ्वी का एक्सिस कैसे झुका हुआ है और विंटर में कैसे झुका हुआ है। इसका जो निचला वाला पोर्शन पृथ्वी का देखेंगे तो ये सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। हम केवल दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करते हैं। तो ये विंटर में पहुंची और दक्षिणी गोलार्ध में, इसमें ये ध्यान रखना कि एक मिनट ये इसको लेकर आता हूँ कलर को, पॉइंट्स। यहाँ पर जब पृथ्वी पहुँचती है ये दोनों लाइन पर, तो सनलाइट कहाँ पर डायरेक्ट पहुँच रही है, दो जगह पहुँच रही है। एक तो ऊपर वाली लाइन पर और एक नीचे वाली लाइन पर, है ना। इसको देखना ज़रा, ये जो ऊपर वाली लाइन है उत्तरी गोलार्ध के पास और एक दक्षिणी गोलार्ध के पास। ऐसी विंटर में भी एक जगह नज़दीक हो जाती है और एक जगह दूर हो जाती है, ठीक है ना। एक जगह नज़दीक, एक जगह दूर, ठीक है ना। तो हम नीचे वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो समर में नीचे वाला लाइन ये लंबी लाइन है, यानी सूर्य से इसको बहुत दूर तक रोशनी, बहुत दूर है, सूर्य इससे बहुत दूर है। विंटर में समर में जब विंटर में आता है तो ये वाली लाइन, छोटी वाली लाइन दक्षिणी गोलार्ध के नज़दीक पहुंच जाती है। इसका मतलब हुआ ये जो लिखा हुआ है समर और विंटर, इसका उल्टा कर दो तो दक्षिणी गोलार्ध में अब समर का टाइम नहीं है, अब विंटर का टाइम है, और यहाँ पर विंटर की जगह समर का टाइम है, उल्टा हो जाता है। अब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग इस मैप में बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी अब पहुँची समर में, ठीक है ना, छोटी लाइन में। अब ये पहुँची विंटर में। ये जो लिखा हुआ है ये उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आप लोगों को ऐसा मैप जो भी मिलेगा वो उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो इसे ये समझ में आ रहा है कि सीजन क्यों हो रहे हैं। पृथ्वी के अपने ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री झुका होने की वजह से एक भाग एक समय में पृथ्वी के, सूर्य के सामने आता है तो वहाँ पर गर्मी रहती है, दूसरे भाग में, दूसरे गोलार्ध में ठंडी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अभी जैसे ये समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया, ये विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया क्योंकि दूर हो गया। ये समर आया नॉर्थ में क्योंकि पास आ गया, यहाँ पर ये पार्ट दूर हो गया, ठीक है ना। अब अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर ये पार्ट दूर हो गया और यहाँ पर ये पार्ट पास आ गया। तो जो पार्ट भी सूर्य के नज़दीक होगा वहाँ पर गर्मी का सीजन होगा, जो पार्ट दूर होगा वहाँ पर ठंडी का सीजन होगा। तो सबसे पहले तो क्लाइमेटिक कंट्रोल में ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि सीजन एक्चुअली में होता क्यों है। सीजन क्यों होता है भाई, कि ऑर्बिट पर पृथ्वी घूम रही है और 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो भाग सूर्य के नज़दीक होगा वहाँ पर गर्मी होगी, जो भाग सूर्य से दूर होगा वहाँ पर ठंडी का सीजन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। तो 6 तरह के मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल हैं भाई। तो वो कौन कौन से हैं। लैटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं, यानी अक्षांश से दूरी बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर में डिफरेंस आता जाता है। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, यानी हम समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है हिमालय में, इसीलिए ऊपर बर्फ जमी से। और प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी हवा का दबाव कैसा है। और हवा का दबाव, इसका मतलब हुआ एयर या तो ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, ये एयर प्रेशर होता है। और विंड सिस्टम ये तो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है या राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही है। तो एयर प्रेशर और विंड सिस्टम कैसा है,
ठीक। और साथ में डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी कितनी है। अगर समुद्र के पास है तो वहाँ समुद्र की धाराओं का इफ़ेक्ट होगा, गर्मी कम होगी या ठंडी में ठंडी कम होगी। अगर वो भाग समुद्र से दूर है तो गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठंडी में ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। इसको हम सब देखेंगे। और ओशियन करंट्स यानी समुद्र की धाराएं, समुद्र में जलधाराएं चलती हैं भाई, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, इसके बारे में छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी इस चैप्टर में अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और रिलीफ फीचर्स मतलब पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम क्लाइमेटिक कंट्रोल के रूप में देखते हैं। एक बार फिर से इसमें यहाँ देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि पहला है लोकेशन और रिलीफ के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं, और दूसरा है एयर प्रेशर और विंड के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्ट है इसमें लैटिट्यूड है, अक्षांश, अल्टीट्यूड है ऊंचाई, रिलीफ मतलब पर्वत पठार मैदान, उसकी स्थलाकृति कैसी है, और डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी कितनी है, और हिमालय माउंटेन, ठीक है ना। और साथ में लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है ना। एयर प्रेशर एंड विंड्स में क्या क्या है, इसमें सरफेस प्रेशर एंड विंड्स यानी सतह पर जो हवाएं चलती हैं, और एयर प्रेशर कैसा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कैसा जा रहा है। अपर एयर सर्कुलेशन यानी 5 से 10-12 किलोमीटर ऊपर हवाओं का रुख कैसा है, और वेस्टर्न साइक्लोन्स यानी पश्चिम दिशा से भूमध्य सागर से आने वाले साइक्लोन जो कि शीत ऋतु में आते हैं, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जैसे बताया पहले कि क्लाइमेट चैप्टर की ये फैक्टर्स जो है ये आत्मा है, तो इसलिए इस आत्मा को हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके हम कई वीडियो बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आप लोग देखेंगे तो क्लाइमेट से संबंधित जो ये क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं सबसे पहला फैक्टर लैटिट्यूड। अब इसमें लैटिट्यूड क्या होती है भाई, लैटिट्यूड जो लेटी हुई होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं हम अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेटर रीजन। ये इक्वेटर रीजन है मतलब भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भूमध्य रेखा के पास साल भर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। इसके ऊपर में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री वाली रेखा, कर्क रेखा जिसको कहते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा है, ठीक। तो इसमें अगर हम कर्क रेखा को देखें तो यह कहाँ से गुजर रही है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है, बिल्कुल बीच से गुजर रही है ना। तो भारत को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक दक्षिण वाला भारत, एक उत्तर वाला भारत, ये बन गया 8, है ना। तो जो दक्षिण वाला भारत है यहाँ पर कैसी क्लाइमेट होगी, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगी यानी भूमध्य रेखा जैसी क्लाइमेट होगी। और जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर टेम्परेट रीजन का इफेक्ट है ना, तो थोड़ा सा गर्मी कम पड़ेगी, दक्षिण भारत के मुकाबले गर्मी कम पड़ेगी, तो है ना। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रही है, भारत के बिल्कुल बीच से गुजर रही है। इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, और यहाँ मिजोरम है, तो गुजरात से लेकर मिजोरम तक ये लाइन आगे की ओर जा रही है ना। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से नीचे वाला जो पार्ट है ये कैसा एरिया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको हम कहेंगे। ट्रॉपिकल एरिया मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑल द रिमेनिंग एरिया, अब कितना एरिया बच गया, उत्तर वाला एरिया बच गया है ना, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक के यानी कर्क रेखा के उत्तर में है, और लाइज इन द सब ट्रॉपिक, ये कहाँ पर है, इसको हम सब ट्रॉपिक एरिया कहेंगे, ठीक है। देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसलिए इस तरह से इंडिया की क्लाइमेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी, एक तो ट्रॉपिक या ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और दूसरा सब ट्रॉपिक मतलब उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन जो मैंने बताया था कि सूर्य से
पृथ्वी की दूरी, है ना, ये पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा है। एक हिस्सा जो हिस्सा पास आता है वहाँ पर गर्मी का सीज़न रहता है, जो हिस्सा दूर रहता है वहाँ पर ठंडी का सीज़न रहता है। तो ये लेटीट्यूड का इफ़ेक्ट है ना, नज़दीक और पास वाला इससे संबंधित था। ये एनिमेशन ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। दूसरा पार्ट इसमें आता है अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें हम देखेंगे। हिमालय एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह से काम करता है, यानी जलवायु अवरोध की तरह से काम करता है। एक तो दक्षिण से जो हवाएं भारत में आती हैं, ये हवाएं आती हैं तो हिमालय से टकराती हैं और वर्षा करती हैं, और ऊपर से जो हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं, ध्रुवीय क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उन ठंडी हवाओं को हिमालय रोकता है। तो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर सकती। तो हिमालय के होने से हमको डबल फ़ायदा है ना। एक तो बारिश हो रही है और दूसरी ठंडी हवाएं नहीं आ पा रही हैं, ठीक है ना। एक और कारण ये देखो कि रेन शेडो एरिया बन जाता है। ये हिंद महासागर है, मान लो ये बीच में हिमालय है। हिंद महासागर से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, भारत की ओर आती है, और ये ऊपर उठी विंड अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आई और बादल बने। बादल बनने के बाद बारिश हुई, ठीक है ना। तो हिमालय जो भारत की तरफ वाला हिस्सा है, यहाँ पर घने जंगल दिखाई देते हैं, लेकिन चाइना की तरफ वाला जो पार्ट है यहाँ पर जंगल नहीं है, यहाँ पर ठंडा मरुस्थल है। क्यों ठंडा मरुस्थल है? क्योंकि ये एक लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर लिखा है विंड वर्ड और ये ली वर्ड। विंड वर्ड का मतलब होता है कि हवा जिस तरफ से चल रही है उस तरफ वाला पोर्शन, उस तरफ वाला क्षेत्र विंड वर्ड कहलाता है। यहाँ पर बारिश होती है। ली वर्ड जहाँ पर एयर नहीं पहुँच पाती उसको हम ली वर्ड कहते हैं, या एयर पहुँचती भी है तो ऊपर से नीचे जब उतरेगी, तो एयर जब ऊपर से नीचे उतरेगी, अभी इसका उल्टा होगा। अभी यहाँ पर हवा ऊपर चल रही है, संघनन होता है जिससे बादल बनते हैं। अब जब ये एयर दूसरी तरफ आती है तो संघनन खत्म हो जाता है ना, संघनन खत्म हो जाता है। तो संघनन खत्म होने से बादल खत्म हो जाएंगे और यहाँ बारिश नहीं होगी इस तरफ वाले पार्ट में। ये एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को हिमालय के होने से होता है, ठीक है ना। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, अगर लीवर्ड साइड से एयर आ रही है, जिस तरफ लीवर्ड तरफ से एयर बनती है, तो यहाँ से ठंडी हवा आती है। ठंडी हवा तुम लोगों को मालूम है कि भारी होती है, तो भारी होती है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती, है ना। तो जब ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती तो यहाँ से टकरा कर वापस लौट जाती है ना। यहाँ से टकरा कर वो हवा वापस लौट जाती है, और इस तरह से ये ठंडी हवाओं को हिमालय भारत में आने से रोक देता है ना। ये फ़ायदा है हिमालय के होने का। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, है ना। ज़मीन और पानी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये यहाँ पर जैसे लिखा है लो प्रेशर एरिया, है ना। लो प्रेशर इन समर, गर्मियों के समय में यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर होने से समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं भारत की ओर चलना शुरू करती हैं समर के टाइम में। लो प्रेशर, तो ये ज़मीन लैंड से वाटर की तरफ से मॉइस्चर वाली एयर भारत की तरफ आती हैं, जिससे भारत में बारिश होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। पहले आप लोग लो प्रेशर समझो क्या होता है, कि जहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ से एयर गर्म होकर ऊपर की ओर ही उठेगी। तो ऊपर की ओर उठेगी तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो ये जगह जब खाली हो जाएगी, जैसे यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठी तो लो प्रेशर एरिया बन गया। अब इसको भरने के लिए हवाएं दक्षिण दिशा से ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन क्या है, हाई प्रेशर इन विंटर। विंटर में, ठंड के समय में यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर से एयर ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो क्योंकि ज़मीन की तरफ से चल रही हैं तो इनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो बारिश नहीं होती। इसलिए ठंड के सीज़न में बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो कैसे होती है, गर्मी के मौसम में होती है, जब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है ना। ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, एयर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, एयर ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए हाई प्रेशर बन गया। तो यहाँ पर जब बहुत सारी हवा हो जाएगी तो हाई से लो की ओर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि लो में हवा ही नहीं है। हवा होती क्या है, गैस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, इनका मिक्सचर होती है। तो इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलना शुरू कर देती है ना। अब अगला पॉइंट आता है प्रेशर एंड विंड्स, यानी हवा का दबाव कैसा है और हवाओं का डायरेक्शन कैसा है।
यहाँ पर एनिमेशन वही चीज़ है कि एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है ना। हाई प्रेशर में एयर ऊपर से नीचे आ रही है और लो प्रेशर में एयर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं प्रेशर और विंड में? सबसे पहली चीज़ है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, यानी हवा का दबाव कैसा है और सरफेस विंड कैसी हैं। दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन कैसा है, मतलब 5 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर हवा कैसे चलती है। और तीसरा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, यानी पश्चिम दिशा और ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी जो दक्षिण भारत में जो साइक्लोन आते हैं वो कैसे हैं, है ना। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको समझने से पहले उसको समझेंगे हम कोरियोलिस फोर्स, है ना। आज हम कोरियोलिस फोर्स करके ही इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, बाकी प्रेशर विंड्स हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? एन एपरेंट फोर्स कास्ड बाय द अर्थ रोटेशन, यानी एक आभासी बल होता है। आभासी बल यानी जो एक्चुअल में नहीं होता लेकिन हमको महसूस होता है, उसको कहते हैं आभास होना, आभासी बल। कास्ड बाय द अर्थ रोटेशन, जो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूमने की वजह से जो बल पैदा होता है वो क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स, ये वर्ड है डिफ्लेक्टिंग विंड्स, यानी एयर को जहाँ जाना होता है वहाँ न जाकर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगती है ना। तो जाना होता है चीन और पहुँच जाती है जापान, है ना। तो वो इस तरह से हवा का रुख होता है। क्यों होता है? डिफ्लेक्टिंग, हवा डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? एयर प्रेशर ऐसा चेंज क्यों हो रहा है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्यों बन रहा है? पृथ्वी के घूमने की वजह से, ठीक है ना। इसको हम दिखाएंगे अभी। तो डिफ्लेक्ट कैसे होती है? टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में एयर को जहाँ जाना होता है, मान लो ऊपर की ओर जा रही है तो अपने राइट साइड में मुड़ जाएगी, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ अगर जाना है एयर को तो अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी देखते हैं कि ये कैसे होता है। दिस इज आल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, इसको फेरेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसको फेरेल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको फेरेल्स लॉ भी कहते हैं, है ना। ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका का मैप है। अभी साउथ अफ्रीका के मैप में अगर देखें इधर कि इक्वेटर है, यहाँ से एयर को सीधे चलना था, यहाँ से एयर को बिल्कुल सीधे नीचे की ओर आना था, तो ये अपने लेफ़्ट में मुड़ गई। ये उसका लेफ़्ट है, जिस डायरेक्शन में जाना है उसके लेफ़्ट में मुड़ गई। अगर यही एयर ऊपर की ओर दिखाई जा रही होती तो ये अपने राइट की ओर मुड़ जाती, है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर कहाँ चलती है? अपने राइट पर मुड़ जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ़्ट पर मुड़ जाती है, ठीक है ना। एक तो ये मैप हुआ इसमें। दूसरी चीज़ ये इस ग्लोब में दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब को अगर देखोगे तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है। पहली चीज़ ये देखो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। लाइन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। ये पश्चिम दिशा है, लेफ्ट साइड में, पश्चिम दिशा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पूर्व दिशा है। अब दूसरा चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको अपने को देखना है ब्लैक लाइन को, कि ब्लैक लाइन से शुरुआत कहाँ से हो रही है? बिल्कुल ऊपर से शुरुआत हो रही है इसकी, है ना। इसमें मैं कलर ले लेता हूँ तो फिर समझ में आएगा कि यह ब्लैक लाइन, यहाँ इसको ध्यान देना है, यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसको जाना कहाँ है? ये जो वाइट लाइन आ रही है इसके पास जाना है ना। वाइट लाइन के पैरेलल चलना है इसको। लेकिन ये कहाँ पहुँच रही है? पृथ्वी के घूमने की वजह से आगे चल रही है। अगर मैं खुद एक सीधी लाइन इसमें बनाना चाहूँ, है ना, एक सीधी ब्लैक लाइन तो बहुत आगे पहुँच गई, तो अपने कहाँ पर किस तरफ मुड़ रही है? ये राइट साइड में, उसके राइट साइड में हवा पहुँच रही है। जहाँ जाना होता है वहाँ नहीं पहुँचकर राइट साइड में एयर पहुँच रही है ना। तो ये क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है या फेरेल्स लॉ होता है, ठीक है ना। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में मैं बाकी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ख़ास तौर पर एयर प्रेशर और विंड्स के बारे में, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।